In this question, two capacitors with the same capacitance C and charge Q are placed next to each other as shown in the figure. The two positive plates are then connected by a wire. Will charge flow in the wire? तो इसमें यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल, और जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं उन पॉजिटिव प्लेट्स को एक वायर से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। तो वायर से कनेक्ट करने के बाद पूछा जा रहा है कि चार्ज फ्लो होगा या नहीं होगा। तो चार्ज फ्लो का डिसीजन हम लोग कैसे ले पाते हैं? पोटेंशियल चेक करके कि पोटेंशियल में डिफरेंस है कि नहीं। अगर इन दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो डेफिनेटली चार्ज फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल में डिफरेंसेस नहीं होंगे तो चार्जेस फ्लो नहीं होंगे फिर यहाँ पे। तो पोटेंशियल में डिफरेंस चेक करने के लिए मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं इसका पोटेंशियल लेट से जीरो अज्यूम कर लेता हूँ कि इसका जो पोटेंशियल है जीरो अज्यूम कर लिया। कुछ भी अज्यूम किया जा सकता था लेकिन जनरली हम कन्वीनियंट वैल्यू ले लेते हैं जीरो। तो जीरो, और उसके बाद आप इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो तो जो ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में ये जो रीजन है, इस रीजन में सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, या फिर आपको हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और कितने अमाउंट से पोटेंशियल बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, तो वो अमाउंट होगा क्यू बाई सी। तो जीरो में क्यू बाई सी ऐड हो जाएगा इसका मतलब। तो इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वो क्यू बाई सी है। अगर इसका जीरो है तो इसका क्यू बाई सी, यानी कि इससे क्यू बाई सी ज़्यादा होना चाहिए। अब जब मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि इसके और इसके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मुझे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, तो आप देखोगे कि ये Q और ये माइनस Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। ये Q और ये माइनस Q, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इस रीजन में देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इस रीजन के अंदर तो पोटेंशियल डिफरेंस dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो यहाँ पे E है ही नहीं, अगर E नहीं है तो dV जीरो हो जाएगा, यानी कि V कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक V में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर इसका पोटेंशियल Q बाई सी है तो इसका पोटेंशियल भी उतना ही होगा जितना इसका है। पोटेंशियल के एब्सोल्यूट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने जीरो एज्यूम किया था तब यहाँ पे Q बाई सी है। अगर हमने यहाँ पे V एज्यूम किया होता तो ये V प्लस Q बाई सी होता। तो बस हमें डिफरेंसेस देखते जाना है कि कैसा डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ पे Q बाई सी पोटेंशियल है तो अगेन आप कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जा रहे हो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बीच में आएगा, यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर, नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और कितने अमाउंट से बढ़ेगा तो वापस से Q बाई सी। तो Q बाई सी से बढ़ना चाहिए तो कितने हो जाएगा, यहाँ पे पहले से Q बाई सी था तो अब यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल टू Q बाई सी। अब चेक करते हैं कि क्या पोटेंशियल में डिफरेंस है इन प्लेट्स के बीच में। तो मैं इन प्लेट्स को नाम भी दे देता हूँ, सपोज दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। तो बेसिकली हम 1 और 3 को कनेक्ट कर रहे हैं, तो 1 और 3 के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस दिख रहा है। इसका पोटेंशियल है Q बाई सी, इसका पोटेंशियल है 2Q बाई सी। तो देर इज़ डिफरेंस। अगर यहाँ पर डिफरेंस है तो चार्ज का फ्लो होगा। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था, विल द चार्ज फ्लो, यस द चार्ज विल फ्लो, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल में डिफरेंस है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये प्लेट भी वही है और ये प्लेट भी वैसे की वैसे दिख रही है तो कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें, लेकिन देयर इज़ डिफरेंस हियर। तो चार्ज का फ्लो होगा यहाँ पे, यस देयर विल बी चार्ज फ्लो। अब क्योंकि ये कंफर्म हो गया कि चार्ज का फ्लो हो रहा है तो फिर हम अब इसमें नेक्स्ट पार्ट और ऐड कर सकते हैं कि कितना चार्ज का फ्लो हुआ। तो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज यहाँ फ्लो हुआ, और उसके साथ साथ चार्ज का जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है इन प्लेट्स के ऊपर वो भी हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि इन पे प्लेट्स पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का वो कैसा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन प्लेट्स को एक बार वापस यहाँ पे बना देता हूँ, जिससे इनकी दोनों सरफेस में यहाँ पे दिखा दूँ। और इसमें मैं एक एडिशनल डेटा यहाँ पर ये दे रहा हूँ कि सपोज़ अगर इनके बीच का गैप अगर D था इन प्लेट्स के बीच में, और जो C था वो यहाँ पर कितना हमें दे दिया गया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन E बाई D। ठीक है, सपोज़ ये लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर ये डिस्टेंस 2D है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ का डिस्टेंस चाहिए होगा, और वो डिस्टेंस यहाँ पे 2D के इक्वल है। तो ये D, लेकिन ये डिस्टेंस 2D है। हमें यहाँ पर मेथड पे ध्यान देना है कि चार्ज कितना फ्लो होगा। तो देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो अभी भी जो चार्ज है सिस्टम का, जो टोटल चार्ज अगर हम देखें तो टोटल चार्ज तो अभी भी उतना ही रहेगा। बस क्या हुआ है कि हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, तो जो यहाँ पे कुछ चार्ज इसका था वो इधर से इधर चला गया होगा। अल्टीमेटली जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज अभी भी यहाँ पर उतना ही है।
और पहले कितना टोटल चार्ज था यहाँ पर, तो इनिशियली यहाँ पर टोटल चार्ज था ये 0 और ये 0, तो टोटल चार्ज 0 है। डिस्ट्रीब्यूशन चाहे कैसे भी हो अभी भी टोटल चार्ज 0 होना चाहिए टोटल मिला करके। जो आउटर सरफेसेस होती हैं, जो भी इस तरीके का सिस्टम होता है उसमें जो प्लेट्स होती हैं, तो जो आउटर प्लेट्स होती हैं बिल्कुल आउटर सरफेसेस ऑफ द प्लेट्स होती है, जैसे ये सरफेस है और ये सरफेस है जो कि बिल्कुल आउटर है। यहाँ पे जो चार्ज होता है वो हमेशा कितना चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज का हाफ। जो भी टोटल चार्ज होगा पूरे सिस्टम के पास में, उस टोटल चार्ज को आप ऐड कर लो और ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि टोटल चार्ज तो अभी भी यहाँ पे क्या 0 है, यहाँ पर भी 0 है, क्योंकि हम बाहर से कोई चार्ज ला नहीं रहे हैं, ना इससे कुछ चार्ज ले जा रहे हैं यहाँ से, बस हमने अंदर ही अंदर इनको कनेक्ट कर दिया आपस में। तो टोटल चार्ज तो अभी भी 0 है, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो अभी भी 0 होगा, यहाँ पर चार्ज है वो अभी भी 0 होगा। इनको हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब उसके साथ साथ अब ये जो दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स को हमने आपस में कनेक्ट किया है, तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना था, Q और Q मिला के 2Q। तो अभी भी इन दोनों का जो चार्ज है वो नेट मिला करके 2Q होना चाहिए, भले ही वो अब अलग अलग हो जाएगा, यहाँ का अलग हो जाएगा, कुछ पहले से अलग हो सकता है, लेकिन इसका और इसका चार्ज अगर मैं 1 और 3 का चार्ज ऐड करूँगा तो 1 और 3 का टोटल चार्ज मिला करके अभी भी 2Q के बराबर होना चाहिए। इसका ध्यान रखना होगा हमें चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके अलावा ये अभी भी कहीं से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका जो टोटल चार्ज है वो -Q रहेगा। ये अभी भी कहीं से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका टोटल चार्ज अभी भी -Q रहेगा। तो इसका तो डिस्ट्रीब्यूशन हम तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ अगर 0 है और इस पर टोटल चार्ज अगर -Q के बराबर है, तो अभी भी ये -Q ही होगा। अगर यहाँ -Q है तो हमें पता होना चाहिए कि जो इनर फेसिंग सर्फेसेज हैं उन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। यहाँ से जो लाइंस निकलती हैं वो यहाँ पे पूरी की पूरी टर्मिनेट हो जानी चाहिए, इन मेटेलिक प्लेट्स को क्रॉस करके लाइंस नहीं आनी चाहिए। तो जो भी जितनी भी लाइंस यहाँ से निकल रही हैं उन सभी को यहाँ टर्मिनेट होना है। उसके लिए ज़रूरी है कि जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हो, तभी लाइंस टर्मिनेट हो पाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर -Q है तो यहाँ पर +Q होगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने बहुत आसानी से कर दिया यहाँ पे। अब इधर के डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, तो मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ का जो चार्ज है वो स्मॉल q हो गया इसमें। तो सपोज़ ये चार्ज हो गया स्मॉल q। अगर ये स्मॉल q है तो फिर इस सरफेस के रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे -Q होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर यहाँ पे -Q है तो जैसे अभी हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि यहाँ पे -Q होना चाहिए टोटल मिला करके, तो यहाँ पे इतना चार्ज होना चाहिए जिससे कि -Q टोटल हो जाए। तो -Q टोटल हो जाए उसके लिए यहाँ पर ये ज़रूरी होगा कि यहाँ पे चार्ज हो जाए -Q प्लस Q। आप इन दोनों को ऐड करके देख लो तो यहाँ पर हो जाएगा -Q। जितना भी चार्ज यहाँ पर उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा, इस सरफेस पे होगा, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q -Q। तो हर जगह हमने हर सरफेस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। एक ही अननोन हमारे पास में स्मॉल q, और उस अननोन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी, या हमारे पास में जो एक तरीके से यहाँ पे जो हमें डेटा दिया हुआ है वो ये कि जो 1 और 3 हैं उनका पोटेंशियल अल्टीमेटली बराबर हो जाना चाहिए। जो हमने इनको वायर से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल्स इनकी इक्वल ना हो जाए। तो मैं 1 और 3 के पोटेंशियल को बराबर करने से रिलेटेड इक्वेशन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो प्लेट है, प्लेट नंबर 1, तो ये जो कैपेसिटर सिस्टम यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, इस प्लेट से इस प्लेट तक जाओगे, तो पोटेंशियल घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब मुझे चाहिए कि 1 और 3 का पोटेंशियल बराबर हो, तो 1 और 3 का पोटेंशियल बराबर हो, यानी कि इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल बराबर हो। तो मैं जब यहाँ से यहाँ गया तो पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया। तो घट गया तो उसको बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करना चाहिए जो पोटेंशियल को बढ़ाए। तो जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो पोटेंशियल बढ़ जाना चाहिए। तो बढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फिर ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलते हैं तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल घट जाता है यहाँ पर इसमें। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप इसको बोल सकते हो कि एक नेगेटिव चार्ज है। आप माइनस अलग से शो कर दो इसमें कि ये प्लस और यहाँ पर ये माइनस चार्ज, ठीक है। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में जितना पोटेंशियल डिक्रीज़ हुआ उतना ही यहाँ से यहाँ तक चलने में इंक्रीज़ होना चाहिए। तो जस्ट ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ की मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना इंक्रीज़ हुआ, कितना डिक्रीज़ हुआ पोटेंशियल, तो उसके लिए आप Q/C कर सकते हो डायरेक्टली। तो अगर मैं Q/C कर दूँ इसमें, तो Q/C कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो पोटेंशियल है वो इतने अमाउंट से घट रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने अमाउंट से बढ़ रहा है, तो पहले तो आप इसका कैपेसिटेंस देखो। ये जो सिस्टम यहाँ बन गया है, क्योंकि चार्जेस यहाँ पर हैं, ये भी एक कैपेसिटर सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है दोनों प्लेट्स भी। तो इसमें अब यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल बढ़ा है उसके लिए मैं इसका C निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं इसका C कैलकुलेट करूँ तो C विल बी
एप्सिलॉन नॉट सी डैश बोल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d, यानी कि एक तरीके से c बाई 2 हो गया। तो c बाई 2 चार्ज कितना है, q माइनस क्यू, q माइनस क्यू। ध्यान रखिए हम लोग बिल्कुल जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स and मैग्नीट्यूड्स के टर्म्स में लिख रहे हैं, जस्ट कि इतना घटा और इतना बढ़ा बस, ठीक है। तो हमने चार्जेस को इस तरीके से यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आए सिर्फ, तो q माइनस क्यू हमारे लिए एक तरीके से यही पॉजिटिव चार्ज है, q माइनस क्यू, तो q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई c बाई 2। एक तो ये तरीका है इसको लिखने का। दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को d से मल्टीप्लाई कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ पर निकालूँ तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा चार्ज डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं आएगा, सबके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हो जाएगा q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसका यूज़ करके भी लिख सकते हो, तो e इंटू डी कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन बन रही है इसको मैं एक बार लिख देता हूँ। तो ये q इज़ इक्वल टू ऊपर चला जाएगा 2q माइनस 2q, और यहाँ से q इज़ इक्वल टू 2q बाई 3 आ जाएगा। दूसरा तरीका जो है इक्वेशन लिखने का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है q बाई एप्सिलॉन नॉट, उसको आप d से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना पोटेंशियल घटा यहाँ पर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है q माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाइड विथ 2d। तो आप देख सकते हो ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएंगे, अगेन वही इक्वेशन मिल जाएगी जो हमें इस मेथड के थ्रू मिली थी। तो कैसे भी कर लीजिए वही आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से फाइनल का जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का है वो आपके पास में आ जाएगा। तो दिस विल बी 2q बाई 3 फाइनली, दिस इज़ माइनस 2q बाई 3 फाइनली। माइनस 2q बाई 3 है तो यहाँ बचा हुआ चार्ज हो जाएगा माइनस q बाई 3, यहाँ q बाई 3, और यहाँ का तो हमने पहले ही कर लिया था कि इस तरीके का होगा यहाँ पर। तो आप हर जगह देख सकते हो कि चार्ज कंजर्व भी है हर तरीके से, जैसे हमने डिसाइड किया था वैसे कंजर्व है, और सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सिचुएशंस जो भी हैं वो हमने यहाँ पर अप्लाई भी कर दी हैं इसके अंदर जो होना चाहिए था। तो वो सारा कुछ करने के बाद में प्लेट पे ये चार्ज आ गया यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंगली चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो यहाँ पे पहले कैपिटल Q चार्ज था इस प्लेट के ऊपर, अब कितना हो गया 2q बाई 3, यानी कि यहाँ से होते हुए कितना चार्ज फ्लो कर गया इसमें, q बाई 3 के बराबर यहाँ पर चार्ज से फ्लो कर गया। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हीट कितनी जनरेट हो रही है, तो यू कैन ऑल्सो फाइंड द हीट, यू कैन ऑल्सो फाइंड द हीट। हीट के लिए आप करो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की और इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उनको आप कैलकुलेट कर लो और देख लो कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करूँ तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो फार्मूला आप लगाओ q स्क्वायर बाई 2c, क्योंकि q आपको पता है और c आपको पता है, तो यहाँ पे तो q ही हो जाएगा और c की जगह c हो जाएगा। तो 2 बार q स्क्वायर बाई 2c इसके लिए आ जाएगा। यहाँ पर जब आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे अगर यहाँ पर एनर्जी, तो q की जगह पे इसके लिए 2q बाई 3 आ जाएगा डिवाइड बाई 2c, यहाँ पे इसके लिए q बाई 3 हो जाएगा चार्ज डिवाइड बाय इसके लिए जो c है वो c बाई 2 रख देंगे, इसके लिए अगेन वही q स्क्वायर बाई 2c आ जाएगा। तो u इनिशियल और u फाइनल में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जो लॉस क्रिएट हो रहा है, वो लॉस जो है वो यहाँ पर एक तरीके से हीट जनरेटेड के बराबर होगा।